नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 8 मार्च। आप सभी को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जो भी होली खेले बहुत सही तरीके से रंगों का इस्तेमाल करे, बेहतर तरीके से खेले किसी भी तरीके की, क्योंकि होली के बाद सबको पढ़ाई भी वापस करनी है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्क ना ले कोई भी व्यक्ति। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के हमारे आर्टिकल्स की तरफ। होली के बाद एक बार जरूर समय निकाल लीजिएगा कि थोड़ा सा आप लोग जरूर पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल्स की तरफ। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आज का, फर्स्ट है मैनुअल स्कैवेंजिंग क्वाड। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? हाथ से जो आप ढोते हैं चीजों, उसके ऊपर बात है ये वाली। उसके बाद है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार, हेल्थ सेक्टर, महिला व्यवसाय और कानून की रिपोर्ट, और CO2 में जारी 2022 में जारी CO2 की एक जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथ से धोए जाते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर जो तमिलनाडु में एक जगह है धर्मपुरी, वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि एक अमानवीय काम है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार है और जातिगत पूर्वाग्रह है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जो धर्मपुरी के जो काफी सफाई कर्मचारी हैं, वो रोजाना ही मानव मल जो है स्कैवेंजिंग को उठाते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एक अमानवीय काम के रूप में जाना जाता है। सफाई कर्मचारी इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि प्रशासन उनके साथ दैनिक आधार पर कैसा व्यवहार करते हैं वो सिर्फ वही लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये चीज जो है वो बात हो रही है, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि बेसिकली इसके ऊपर बात क्या है। देखो यार, मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसा टॉपिक है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आप लोगों से सीधा सीधा सवाल कर सकते हैं कि भाई इसके अंदर क्या है। मानव गरिमा में काफी कमी आ गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में जो भी यहाँ पर बोला गया कि भाई जो भी आपने जीवन जीना है वो अपने गरिमापूर्ण जीवन जीना है, आपने डिग्निटी के साथ जीवन जीना है। तो मानव मल उठाने के लिए जबरदस्ती लोगों को हाथ से मजबूर किया जाता है, ये केवल पीड़ित के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए अपमान है। और भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा रहता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या, ना केवल एक वित्तीय मामला है बल्कि समाज में ऐसी प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है। सुशासन भी सही नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, जो है इधर काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि सुशासन का प्रभाव जो है अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस साथ ही साथ जो है एक व्यक्ति का जो अधिकार है कि भाई वो आप गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जियो, तो अपमानजनक कार्य यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि सरकार अपने नागरिकों को रोजगार के सम्मानजनक अवसर प्रदान नहीं कर पा रही है। वो क्या कर रही है, गलत तरीके से यहाँ पर चीजों को बात करी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेंटालिटी है ना जो यहाँ पर, वो भी काफी ज्यादा हो रही है कि भाई जो दलित लोग हैं यहाँ पर, दलित ने ऐसा कुछ में करने में गलत नहीं माना जाता, क्योंकि उनसे एक नियति श्रेणीबद्ध कार्य के रूप में इसको स्वीकार कर लिया लोगों ने। तो ये एक ऐसा ऐसा होता है कि भाई दलित लोग ही इस चीज को काम करेंगे, तो ये सब चीजें, एटीट्यूड जो है सरकार का या फिर इन सब चीजों को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी क्या है ना यहाँ पर कि एक अपर कास्ट अगर कोई पीपल होगा ना जिसकी उच्च जाति है, वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा, वो कभी भी मल ढोरे जैसा कार्य को करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए कर्मचारियों को यहाँ पर अपना रवैया बदलने की जरूरत है। अन्य कारकों के साथ साथ शिक्षा को भी उपरोक्त दृष्टिकोण बदलने में एक महान भूमिका निभानी है। टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उपयोग करना है सरकार को। आज के टाइम पे है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक बैंडीकूट करके है केरला के अंदर। बैंडीकूट जो है केरल के अंदर, वो इस चीज का काम कर सकता है। मतलब एक रोबोट बनाया गया जो इस तरीके के काम को कर सकता है। तो ऐसी चीजों को करना एक उपयोगजनक साबित 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 हो सकता है।
मौजूदा कानूनों को संरक्षण करने के लिए नए नए कानूनों को यहाँ पर बनाना, और रोजगार के नए और अवसरों को चूज करना। जबरदस्ती कोई भी यहाँ पर व्यक्ति मैला ढोने के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती उससे इस प्रकार का काम करवाना, जबरदस्ती ये सब चीजें करवाने के लिए किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें आपको याद रखनी है कि ऐसा जो इससे क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है, या फिर आपका कोई मेंस में एग्जाम में पेपर में आता है तो मेंस के लिए आप अपने एग्जाम में ये सारा डेटा यूज कर सकते हो। और यूपी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो है हाथों से मैला ढोने वाले व्यक्तियों में टॉप करता है 2018 के सर्वे के अकॉर्डिंग। और उसमें से 97% लोग दलित हैं, जो कि वायलेंस यहाँ पर जो है बताते हैं, और वो बताते हैं कि उनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा हुई हैं। और इस तरीके की चीजों की वजह से बहुत ज्यादा जाने भी जाती है लोगों की। दिल्ली इसमें टॉप करता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी। ठीक है। तो कंपनसेशन भी देती है सरकार, पर कंपनसेशन से क्या होगा, इंसान तो चला गया ना। तो ये सब चीजें याद रखना, ऐसी सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और सीधा सीधा सवाल आता है इस टॉपिक से, बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। बड़ी बात का मेरा मतलब है कि एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बन सकता है इससे आपकी, मेंस में। प्रीलिम्स में नहीं बनेगा। ये टॉपिक लिखने वालों में से टॉपिक में से है, समझ रहे हो। तो लिखने वाले टॉपिक से सवाल आपका बन सकता है कि ये क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल है, इसके नुकसान फायदे वगैरह ये सब भी पूछा जाता है। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को। तो इस वाले पूरे पर्सपेक्टिव को याद रखना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। क्वाड। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं क्वाड के समिट से पहले ही भारत आए। ठीक है, मार्च में ही उनका दौरा जो है यहाँ पर बोला गया है कि आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड नेताओं के शिखर संबंधन से पहले यहाँ पर उनको लाने की बात कही गई है। तो अभी यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो हमारे पीएम है वो यहाँ पर इंडिया में आने वाले हैं। जिससे क्या होगा, जिससे दोनों देशों के बीच में जो भी राजनीतिक, व्यापार, सुरक्षा से लेकर जितनी भी चीजें उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्वाड बेसिकली आप लोग जानते हैं, चार ग्रुपिंग है यहाँ पर, चार पूरे का जो है वो एक ग्रुप बनाया गया है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ताकि हम लोग पूरा फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट कर सके। चारों लोगों को यहाँ पर बनाया गया है और चाइना को काउंटर करने के लिए है। और पहली जो क्वाड की सबसे पहली मीटिंग हुई थी वो 2008 में हुई थी। ठीक है, मतलब पहले 2007 में हुई थी, फिर 2008 से उसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन फिर जब से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जुड़ा, फिर इसको इंक्लूड करा के मनीला फिलीपींस में 2017 में भी मीटिंग करी गई थी। और प्रॉपर हाई लेवल की मीटिंग जो प्रॉपर हुई थी वो 2021 में कराई गई थी। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अगर सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि कोई भी मेंस, आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, कोई भी स्टेट लेवल यूपीएससी, किसी के लिए भी प्रिपेयर करें, यू को आपसे सवाल आ सकता है कि क्वाड की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो कि क्वाड की इंपॉर्टेंस क्या है। क्वाड का बारे में मीटिंग्स का फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना वो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, लेकिन प्रॉपर आंसर राइटिंग का वो आपका मेंस के लिए, जो आप बता रही हूँ ना, उसके लिए आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, चाइना को काउंटर करना, चाइना की जो भी इकोनॉमिक और मिलिट्री राइज हो रहा है उसको काउंटर करना। और क्वाड का मेंबर होने के नाते इंडिया जो है यहाँ पर चीन का मुकाबला करने के लिए और लोगों का समर्थन यहाँ पे लेने के लिए तैयार है। ठीक है, और उन सब नीतियों को यहाँ पर अपनाया जाएगा ताकि हम लोग, जो हमारा इंडियन ओशन है, प्रशांत हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन में हम कैसे फ्रीली तरीके से प्रोस्पेरस कर सके उसकी बात की जाएगी। क्या होगा ना कि हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल, इन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, संरचना हो गया, आधुनिक तकनीक हो गया, इन सबको प्रमोट करते हुए प्रमुख युद्ध के मैदान के रूप में हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर एक्ट ईस्ट प्रोग्राम को यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और क्वाड जो है यहाँ पर एक सुरक्षा, स्थिरता, बहुपक्षवाद, वैश्विक संस्थावाद, हर चीज को प्रमोट करे। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ऐड करो, और ये सब वर्ड्स आप लोगों को यूज करने हैं। लेकिन क्वाड की सीमा भी है, क्योंकि अभी तक इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पिछले 3 महीनों में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गए $54 बिलियन की तुलना में 5 वर्ष की अवधि में क्वाड को केवल $50 बिलियन का यहाँ पर प्राप्त हुआ, जिसमें अपने आप में बहुत कम है।
और मिलिट्री के लिए यहाँ पर काफी बड़ा कुछ यहाँ पे इस्तेमाल किया नहीं गया है। जबकि चाइना का जो साउथ चाइना सी है वहां पर बहुत ज्यादा काम बढ़ता जा रहा है। और जो भी हमारा महासागर डेटा है आपस में साझा करना, अंतरिक्ष के ऊपर, साइबर युद्ध के ऊपर, वो बहुत ज्यादा बड़ी इनिशिएटिव उसमें लिए नहीं गए। और इंडिया के भी काफी ज्यादा अभी जो है डिस्प्यूट चल रहे हैं रशिया के इशू की वजह से। और यहाँ पर मैं बात करूं कि चाइना के साथ में तो अभी तो कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट दे ही नहीं रहा है, कोई भी सीधी सीधी एक बात कर ही नहीं रहा है यहाँ पर। तो अभी ये प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है। क्लियर हुआ सबको? तो एक ये इशू भी याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल बन सकता है इसके ऊपर कि ये क्या है, किस तरीके से है, इस पे भी सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर कितना बड़ा इशू है, क्या क्या इसमें बात की गई है। बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सुना है सब लोगों ने आर्टिकल 20? आर्टिकल 20 यहाँ पर ये कहता है कि हर व्यक्ति को यहाँ पर अपने अगेंस्ट, अपने आप को यहाँ पर बचाने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि अभी आप जानते हैं ना कि जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सीबीआई की जांच है यहाँ पर। तो सीबीआई के जो विशेष न्यायाधीश है एम के नागपाल, उन्होंने इस आधार पर जो है सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया था कि वह जांच के दौरान जितने भी आंसर्स दिए हैं वो संतोषजनक नहीं थे, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स प्रोवाइड करने में कैपेबल नहीं रहे। जिसकी वजह से सिसोदिया ने उन दलीलों को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आत्म अभिशंसन के खिलाफ अधिकार है। अब आत्म अभिशंसन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तीन पॉइंट्स आते हैं। पहला आता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसका मतलब क्या होता है, कानून में जो उस समय अगर आपने अभी कोई ऐसा अपराध किया है, ठीक है, अभी आपका अपराध सामने नहीं आया और अभी एक सिंगल लॉ है, कुछ समय बाद आपका अपराध सामने आता है और उस समय लॉ चेंज हो चुका है, तो आपको पुराने वाले लॉ के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 1987 में कोई अपराध किया था, ठीक है, और तब तक उस लॉ की जो जो आपने अपराध किया था उसकी सजा 1 साल की जेल थी। फिर क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 1989 में कोई लॉ पास करके इस 1 साल को बढ़ा करके 2 साल कर दिया। लेकिन आपका अपराध 2000 के समय में निकल के आया कि आपने अपराध ऐसा कुछ किया था, 2000 में ये चीज पता चली, 2000 के टाइम में। सो आपको सजा 1989 के लॉ के हिसाब से नहीं मिलेगी, आपको सजा 1987 में जो 1 साल का प्रावधान था ना उसी के हिसाब से सजा मिलेगी, उसी के ऊपर बात की जाएगी इसमें। समझ रहे हो? इसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जो उस समय यहाँ पे लॉ चल रहा होगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सजा देने का प्रावधान रहेगा। इसे हम कहते हैं यहाँ पर एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई कार्योत्तर कानून नहीं। ये मैंने समझा दिया आपको। ऐसे ही आता है दोहरे दंड का निषेध, डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने एक क्राइम करा है तो उस एक क्राइम की सजा आपको एक ही बार मिलेगी। एक क्राइम की सजा एक बार, दो क्राइम की सजा 2 बार। पर एक क्राइम अगर आपने किया है ना तो एक क्राइम की सजा एक ही बार रहेगी, एक क्राइम की सजा आपको 2 बार नहीं मिलेगी। उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, इसको याद रखना, बन सकता है मतलब इस पे क्वेश्चन, सीधा सीधा ही पूछेगा क्या होता है। और तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 20। आप किसी भी व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट जो है गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उस अपराध को अपने ही विरुद्ध गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 यही बोलता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, उसके पास चुप रहने का भी अधिकार है, राइट टू रिमेन साइलेंट भी है। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पर अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रही है। अगर आपने, अगर देखो आपने खुद से अपना क्राइम मान लिया है, तब तो आप कन्फेस कर रहे हो अपने क्राइम को, ठीक है वो चीज। अगर आप खुद से उस चीज को मान रहे हो तो आपने उस चीज को कन्फेस कर लिया है। लेकिन अगर आपने कन्फेस नहीं किया है, उस केस में आपसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इसमें। तो आपके पास क्या अधिकार है यहाँ पर इस चीज के लिए? इसके पास हमारे पास जो अधिकार है वो रोमन लॉ के हिसाब से यहाँ पे चल रहे हैं। और यूएसए ने भी इसके अंदर अपना चेंजेस करके जो है वो बोला ही है। अब आज के टाइम पे क्रिमिनल केसेस में हमारे पास इसके लिए क्या अधिकार होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को
खुद के विरुद्ध गवाही देने या मुकदमे में उसके विरुद्ध जाने वाली जानकारी साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ये आपको मैंने बताया ही है। और ऐसे ही एक केस आया था 1961 में। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 न्यायाधीशों की पीठ के साथ बैठ के ये निर्णय लिया था कि फोटोग्राफ, आप किसी से जबरदस्ती उंगलियों के मैच करवा देना, उसको साइन करवा देना, उसके अंगूठे के निशान प्राप्त कर लेना, ये सब करने से आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। साक्ष्य प्रस्तुत करे और गवाह बनने के बीच में अंतर होता है। ठीक है भाई, ये आप याद रखना, ये है एक्चुअली में कोर्ट रूम के अंदर ये चीज चलती है कि कोई भी पर्सन जबरदस्ती, उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप अपना अंगूठा मैच करो या आप कोई इस तरीके की चीजें करो, आप अपने ही खिलाफ बन जाओ, आप खुद से नहीं मान रहे हो, जबरदस्ती आपसे की जा रही है। ठीक है भाई, तो ये अधिकार जो है इसके अंदर वो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो एक इसको भी याद रखना, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। फोर्थ है हमारा हेल्थ सेक्टर। वर्ल्ड बैंक जो है भारत को $1 बिलियन का लोन देगा ताकि इंडिया अपना हेल्थ सेक्टर इंप्रूव कर सके। हेल्थ सेक्टर में रोजगार और आय दोनों में बिल्कुल वृद्धि हुई है। और हेल्थ सेक्टर में क्या क्या, देखो हेल्थ सेक्टर में हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे जितने भी क्लिनिक्स होते हैं, नैदानिक परीक्षण, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, फोन पे अगर आपको कुछ भी बताया जाता है, चिकित्सा का पर्यटन किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस से चिकित्सा के जितने भी इक्विपमेंट्स है, लैब्स वगैरह, सब कुछ आता है। दो तरीके से होती है, एक होती है पब्लिक, होता है, एक होता है प्राइवेट। ठीक है, तो पब्लिक में क्या आता है, वो सारे पब्लिकली एरियाज को बनाना, छोटे छोटे एरियाज को बनाना और उनको संभालना। और प्राइवेट सेक्टर में आपका अलग अलग लेवल आता है, मेट्रो सिटीज अलग है हमारी, टायर 1 टायर 2 सिटीज अलग है। तो हमारा इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने जीडीपी का 2.1% 2023 में खर्च किया है। और पहले काफी कम था, अब उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। और आज के टाइम की मैं बात करूं, 2023-24 का जो हमारा बजट आया अभी, उसमें अराउंड अराउंड 86,175 करोड़ रुपए दिए गए, करीब करीब 615 रुपए हर सिटीजन को मिले। ठीक है, तो पहले के टाइम पे आज के समय में इम्प्रूव हुआ। ये तो बात क्लियर होगी ना कि हमारा हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुई है, उसके लिए हमने लोन भी लिया है। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख समस्याएं क्या हैं। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं की हमारे पास कमी है, आधारभूत बेसिक बेसिक चीजों की कमी है, जैसे कि अ, वित्त पोषण की कमी, योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमी, गुणवत्ता की कमी, आधारभूत सेवाओं की अपर्याप्त पहुंच है और इस तरीके के मुद्दे हैं। तो सरकार को यहाँ पर क्या करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जो गांव के इलाके हैं ना, वहां आप भी जानते हैं कि वहां पे नहीं है उतनी चीजें। ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस का उतना प्रावधान नहीं है, अब नए नए मेडिकल कॉलेज बनाने की जरूरत है। और अब सरकार ने एक ऐसी मेडिकल कमीशन भी बना दी है जो क्या देगी, कम से कम 5 एकड़ का बड़ा जमीन देगी और फिर उसके बाद वहां पे मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की जाएगी। तो चलो, ये तो बहुत अच्छी पहल है। और फंडिंग बहुत कम चल रही है, फंडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जो हमारे डॉक्टर्स नर्सेज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी यहाँ पर चीजें जो है बढ़ाई जाएंगी, उनका रिक्रूटमेंट बढ़ाया जाएगा। प्लस जो खर्चा होता है ना, वो हमारी जेब के बाहर होता है, कई बार बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो वो भी ध्यान दिया जाएगा। और ये भी ध्यान दिया जाएगा कि पेशेंट क्या उस चीज को फाइनेंशियली कवर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो मेडिकल रिसर्च भी प्रमोट की जाएगी। और कोविड-19 के बाद तो ये चीज काफी इंप्रूव हुई भी है, नई नई हेल्थ पॉलिसीज बनाई जाएगी। और जो यहाँ पर काफी ज्यादा फेक डॉक्टर्स का चीजें चल रही हैं और लोगों से पैसा लूटने का जो काम चल रहा है, उसको भी रोका जाएगा। आप भी जानते हैं, सब लोगों ने फेस कभी ना कभी किया होगा, जबरदस्ती टेस्ट करवाना, जबरदस्ती चीजें करवाना, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इनको भी खत्म करने की बात की जाएगी। सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इनिशिएटिव नहीं लिए हैं, आयुष्मान भारत स्टार्ट किया, बहुत बड़ी स्कीम। ठीक है, और सब कुछ इसमें करवाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल आयुष मिशन, काफी सारी चीजें यहाँ पर बनवाने की बात की गई है। जन औषधि योजना, काफी कम प्रेस पे आपको यहाँ पर जो है वो दवाइयां जो है वो मिलेंगी, स्टेट्स को यहाँ पर दी जाएंगी, आशा के नाम से स्टार्ट किया गया। तो काफी इंप्रूवमेंट तो की गई है। आप इसको पूरा एक बार रीड करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैंने आपको समझा दिया है वैसे सारा कुछ, पर आप लोग चाहे तो इस पूरे एक बार गो थ्रू कर सकते हो, रीड रीड कर सकते हो, कोई बड़ी वजह इसमें से वो नहीं है, सीधा रीड कर सकते हो कि ऐसी ऐसी चीजें इसमें की गई। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव करना, टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, वही सब बात इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है भाई हमारा, विमेन बिजनेस लॉ 2023 की जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक निकालती है। ये सवाल पूछा जा सकता है, कौन निकालती है। तो अभी ये बताया कि भाई आज के टाइम पे 190 अर्थव्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, तो विमेन की जो आर्थिक अवसर है
उनको काफी ज्यादा प्रभावित किया गया। अब क्या से प्रभावित किया है वो देखते हैं। वर्ल्ड की मैं अगर बात करूं, सिर्फ केवल 77% ही ऐसी महिलाएं हैं जो पुरुषों की तुलना में उनको कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। हर जगह पे अगर हम बात करें कि प्रॉपर जेंडर इक्वालिटी आए तो आने में कम से कम 50 साल और लगेंगे। इंडिया ने बाकी सबसे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार जितने भी बाकी दक्षिण एशियाई क्षेत्र हैं, साउथ एशिया के रीजन है, उनसे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर 190 कंट्रीज की बात करें तो उसमें टॉप करने वाली यहाँ पर सिर्फ 14 अच्छी कंट्रीज हैं, जो कि बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, लाटविया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडन, सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं ऑलमोस्ट। तो इंडिया में यहाँ पर क्या है, आज के टाइम पे आप जानते हैं कि वुमेन का पे है, मैं ये नहीं कह रही कि बराबर नहीं, बराबर है, पर कई जगह बहुत दबाया जाता है। और आप भी जानते हैं कि वुमेन, आप बच्चा होने के बाद काम करना मुश्किल हो जाता है, और वुमेन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, चीजें करना, तो सपोर्ट नहीं मिलता है। प्रॉपर्टी के केसेस में भी काफी जो है कम सपोर्ट दिया जाता है वुमेन को। और इंडिया में अगर बात करूं तो काफी ऐसे कानूनी प्रावधान है जो बहुत सही नहीं है। काफी स्टेप भी लिए गए, जैसे कि एक सेक्सुअल हरासमेंट का आया था 2013 में, मेटर्निटी अगर मातृत्व लाभ भी मिलता है, काफी सारी स्कीम्स भी चल रही हैं। और नाइट शिफ्ट में भी फीमेल को अलाउ करना चाहिए, ऐसे कई जगह पे अलाउ भी किया गया है। तो काफी चीजें हैं। पर आज के समय में भी अगर हमें इक्वल वैल्यू लेके आनी है, इक्वल इक्वल चीजें जो है वो लेकर के आनी है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है, तो उस रिस्पेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, वुमेन को भी रात को काम करना, नाइट शिफ्ट में अलाउ करना, उसको गलत तरीके से ना सोचना। अगर वुमेन कोई नाइट शिफ्ट में काम कर रही है, चलो सर उसके घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, बट लोग उसको सही नहीं मानते हैं। मेरी तो ऐसा सोचना है कि भाई अगर उसके घर वाले भी सपोर्ट करते तो लोग उस चीज को अच्छा मानते नहीं है। लोगों की नजरों में वो चीज गलत है कि भाई रात को काम नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो ये गलत है। इतना ज्यादा भी जो है रोक टोक लगाना, और जो पुरुष है उनको अधिकार है, महिलाओं को अधिकार, कहाँ का सेंस है ये चीज। तो ये चीजें तो देखो अभी तक इंडिया में है ही, और आगे पता नहीं कब जाके खत्म होंगी ये चीजें। तो अभी तो ये चीजें आप याद रखना कि ऐसी चीजें चलने ही वाली है। नेक्स्ट अब एक और रिपोर्ट आई है CO2 के बारे में, कि भाई 2022 में जो CO2 था हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो उत्सर्जन था, एमिशन बहुत ज्यादा था। ये अभी हमारी कौन सी रिपोर्ट किसने निकाली, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका हिंदी में हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाई 2022 में क्या सिचुएशन रही है। उन्होंने बोला है 36.8 गीगा टन के अराउंड हम लोगों ने CO2 को इमर्जन उत्सर्जन किया है उसका। CO2 कैसे एमर्ज होता है या फिर उसका एमिशन कैसे होते हैं, जब हम किसी भी जीवाश्म ईंधन जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, इन सब का जलाते हैं, उनका कंबशन करते हैं। तो आज के समय में हमें तो हमारा सवाल क्या है कि हमें तो रोकथाम करनी है इसकी। पर अगर ये तो हाईएस्ट पहुंच रही है, रोकथाम करने के बाद ये हाल चल रहा है, तो सोचो अगर रोकथाम के लिए स्टेप नहीं लेती सरकार तो क्या होता है ना। तो वही बात है इसके अंदर, इसको भी याद रखना इस तरीके से। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है हमारी, एक तरीके से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो OECD के अंडर काम करती है। पेरिस में 1974 में हुई थी, जब ऑयल ऑयल क्राइसिस आया था ना 1973 का, सब गल्फ कंट्रीज ने कितने फालतू के अपने प्राइस बढ़ाने शुरू कर दिए थे, उसको स्टॉप करने के लिए है ये। तो जो भी हमारे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी ऑयल के ऊपर जो है डिस्रप्शन हो रही है, उन सब के ऊपर बात करने के लिए इसको बनाया गया है। और ये जो है यहाँ पर जो भी इसके सदस्य राज्य हैं उनके साथ नीति सलाहकार के रूप में काम करती है, और इसमें अभी 30 कंट्री है, और इंडिया हमेशा से इसका पार्ट रहा है और एसोसिएट मेंबर रहा है। लेकिन बस वही है कि OECD वाली मेंबर्स इसका पार्ट बन सकती है, क्योंकि एनर्जी वहां पर और ये सब चीजें प्रमोशन में है, इनका काम यही चीज है। ठीक है भाई। अब आते हैं इसके बाद यहाँ पर G20 के ऊपर। सब जानते हैं G20 को, हर एक व्यक्ति जानता है, भारत में हर जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, सब जानते हैं। तो G20 आज के समय में, इसके ऊपर क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, और हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। G20 पे लिखा हुआ ये सवाल हर स्टूडेंट को आना चाहिए। तो G20 यहाँ पर 1999 में बना था, बिल्कुल सही बात है, 1999 में बना था। और यूरोपियन कंट्री और 19 देशों का समूह है, बिल्कुल सही बात है। अभी इंडिया इसको कर रहा है। 26 सितंबर को बना था, 20 कंट्री इसके पार्टिसिपेंट है, और सबसे बड़े बड़े इकोनॉमीज का इसके अंदर योगदान है, सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज इसके अंदर शामिल। 75% इंटरनेशनल ट्रेड इन इकोनॉमीज के थ्रू होता है। पॉपुलेशन भी 2/3 यहाँ पे रहती है। सो इनका ये है कि भाई हर साल एक एक जगह पे इसका G20 का समिट होगा। अभी इंडिया होस्ट कर रहा है, अगली बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। और
इंडिया जो है अभी होस्ट कर ही रहा है अलग अलग जगह पे, तो इसके बारे में भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखी हुई है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही लिखी हुई है। और G20 का जो अभी समिट चल रहा है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये इसका लास्ट समिट जो होगा वो अभी यहाँ पे, इसकी जो है अगली बार जो होगा ना इसके, वो कौन करेगा? ब्राजील करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया गलत लिखा है, ब्राजील होगा। ठीक है। इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ पे? बाली में। ठीक है। अब इंडिया में फाइनल किया जाएगा, जिसका मोटो क्या रखा गया है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, बोरथेकरा। नेक्स्ट जो यहाँ पर बोरथेकरा, यहाँ पर क्या चीज होती है, ये क्या है? देखिए, बोरथेकरा जो है यहाँ पर, ये एक ऐसा प्लांट है जो असम में मिलता है, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे अमाउंट में मेडिसिनल चीजें पाई जाती हैं। और इसको जो है दूसरे नाम से भी जानते हैं, गार्शीना पेंडुलक्टा। आसमीज लैंग्वेज में है, और इसको जो है हार्ट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये एशिया के बांग्लादेश और इसमें काफी जगह पे मिलता है। और इसको कच्चा अगर आप खाओगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो ये आप याद रखना, सारी स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है इसके अंदर। तो ये था आज का हमारा पूरा आर्टिकल, इसको कवर कीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आपका, क्योंकि आपने होली भी सेलिब्रेट करी होगी आज बहुत खूब तरीके से, तो थके भी होंगे सब लोग। तो अपना लेक्चर जरूर सुनिएगा कंप्लीट तरीके से, और उसके बाद फिर जो है इसमें से इम्पोर्टेंट जो भी आपको है उसको नोट्स में जरूर ऐड करिएगा। बाकी फिर यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा अपनी सारी चीजों को। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सेफ होली, और इसी तरीके से सेलिब्रेट करते रहिए, मनाते रहिए, और खुश रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।